हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑन हैशिंग। और ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का भी लास्ट लेक्चर है। फाइनली आज हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी टाइम लग गया हमारे को करने में, बट द थिंग इज मैंने पूरा मन से इसको बनाया है, पूरा अच्छे से। जितनी मेरे को नॉलेज थी, जो कुछ मुझे पता था, मैंने सब कुछ आपको बताया है। ठीक है, तो मैंने कुछ अपने अंदर हिडन नहीं रखा है, और जितनी मैक्सिमम नॉलेज मैं आप सब लोगों को दे सकता था वो मैंने दी है। तो फाइनली चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट। सो डबल हैशिंग मेरे बच्चे लास्ट लेक्चर में हमारा बचा था। डबल हैशिंग या रीहैशिंग जिसको हम कहते हैं, इसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई, एम है 10, मतलब हैश टेबल का साइज 10 है, 0 से लेकर 9 तक, वही आप पता ही है। तो एच एफ वन की जो होगा वो की मॉड एम है, सीधा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और एच एफ टू आ गया एक और, तो मतलब क्या हो गया, डबल हैशिंग नाम से समझ में आ रहा होगा, हमारे पास दो हैश फंक्शन होंगे। ठीक है, एक होगा एच एफ वन और एक होगा एच एफ टू। एच एफ वन मैंने वही ले लिया की मॉड एम, और एच एफ टू मैंने ले लिया वन प्लस में की मॉड एम माइनस टू। वो मर्जी है, जो मर्जी ले लो, उसमें कोई बात नहीं है, क्वेश्चन जैसे होगा वो आप कर लोगे। ठीक है, तो एच एफ टू मैंने ये ले लिया है। अच्छा, ये हमारे पास कीज दे रखी हैं, और कोलिशन रेजोल्यूशन टेक्निक वो डबल हैशिंग है। तो डबल हैशिंग क्या कहती है उसको समझो। वो कहती है जी, डबल हैशिंग की कॉमा आई दैट विल बी इक्वल टू एच एफ वन की प्लस में आई मल्टीप्लाइड बाय एच एफ टू की मॉड एम। ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू जीरो से एम माइनस वन। ठीक है, जीरो से एम माइनस वन तक हम आई को घुमाते रहेंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो होगी, तो एच एफ वन की मॉड एम वो हम सीधा चला लेंगे, मतलब एच एफ टू की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब जब भी की आएगी हम उसको डायरेक्टली एच एफ वन लगा के इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे टेबल के अंदर। अगर इंसर्ट इंसर्ट होगी बहुत अच्छी बात है, अगर कोलिजन होगी तो फिर आई की वैल्यू वही बात है, वन हो जाएगी। तो फिर अब वन मल्टीप्लाइड बाय दिस इसके साथ करके एच एफ वन के साथ उसको ऐड करेंगे और मॉड एम कर देंगे, एंड सो ऑन। वो आप समझ गए होगे, इसमें कुछ बात है नहीं। बस बेसिक आपको फॉर्मूला समझाना था, मैंने फॉर्मूला आपको समझा चुका है। और यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यही आपको लगाना है। पेपर में कई बार दे देगा, कई बार नहीं भी देगा। अगर नहीं देगा तो आपको ये दिमाग में रखना है, इसको लगा करके आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लीज इस बात को समझ लो। ज्यादातर वैसे पेपर में ही देते नहीं है फॉर्मूला, आपको सिर्फ ये बताएंगे टेबल का साइज क्या है, एच एफ वन बता देंगे, एच एफ टू बता देंगे, कीज बता देंगे, कोलिशन रेजोल्यूशन टेक्निक डबल हैशिंग बता देंगे, और क्वेश्चन पूछेंगे कि 75 के स्लॉट में गई, 88 के स्लॉट में गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। या कितनी कोलिशंस के बाद हम 40 को इंसर्ट कर पा रहे हैं, या 40 के स्लॉट में गया, एंड सो ऑन। इस तरीके के सवाल, वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट। तो करते हैं जी क्वेश्चन को, है ना। टोटल हमारे पास 10 स्लॉट्स हैं, तो हम बना लेते हैं फटाफट से 10 स्लॉट्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 10 स्लॉट्स हो चुके हैं। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वो 0 से 9 स्लॉट्स हो चुके हैं। सबसे पहले की डालनी हमने 75, तो ऑफ कोर्स 75 मॉड एम करेंगे, मॉड 10 करेंगे तो 5 आएगा, तो 75 डायरेक्टली जाएगा, इसमें कोई कोलिजन या कुछ कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा जी, अगली आ रही है जी 88। 88 भी डायरेक्टली जाएगी, 88 मॉड 10 करोगे 8 वाले स्लॉट में चली जाएगी, चुपचाप से 88 चली गई है। अगला आ रहा है जी 90। 90 मेरे बच्चे सीधा आप समझ पा रहे होगे, स्लॉट नंबर 0 में जाएगी। उसके बाद आएगा, लास्ट डिजिट से देखते हैं, जैसे हम 65 यहाँ मजा आएगा। 65 भाई यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, ये जो कि भरा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे जी, 65 मॉड एम हमने किया, तो फाइनल आंसर क्या निकला जी, पूरा लिख दूं एक बारी। 65 मॉड 10 करना है, प्लस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। पहले 0 थी, है ना, अब 1 हो जाएगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि अब वही बात है, कोलिशन हो चुकी है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एच एफ टू। एच एफ टू मतलब क्या था, 65 क्या है जी, एच एफ टू हमने क्या दे रखा है, 1 प्लस में की मॉड एम माइनस टू। ठीक है जी, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस में की मॉड, एच एफ टू है 1 प्लस में की मॉड एम माइनस टू। 10 माइनस 2 8, लो जी, ये हो जाएगा। और इस पूरे के साथ हम क्या कर देंगे, मॉड एम मतलब मॉड 10, ताकि वो सर्कुलर फैशन में चलता रहे, वो आपको पता ही है। तो यहाँ से क्या आंसर निकलेगा जी, 5 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये 1 क्यों है, आई के कारण आया है। तो 1 प्लस में 65 मॉड 8 करेंगे, तो कितना आंसर निकलेगा, 8 8 64, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 प्लस में 1 2। तो 1 इंटू 2 मॉड 10 करेंगे, आंसर कितना निकला जी, 7। तो 7 वाले स्लॉट पे हम चुपचाप से डाल देंगे 65 को। बोलो आराम से। तो 65 ने मेरे बच्चे एक कोलिशन कराई है जी, ठीक है, ध्यान रख लेना। 65 ने हमारे को एक कोलिशन करवा दी है, और फिर हमने इस तरीके से कोलिजन हो गया। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक हमारे पास डबल हैशिंग है, तो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक से हमने बस ये निकाला और आंसर निकाल दिया। आई थिंक समझ गए होगे, कुछ नहीं है।
ओके जी, 65 के बाद आ रहा है जी 38। 38 के लिए क्या करना है मेरे बच्चे? 38 के लिए वही बात उठेगी जी, वो 88 में जाने की कोशिश करेगा और 8 स्लॉट में जाने की कोशिश करेगा, वो चलेगा नहीं। और पूरा फार्मूला एक बार चला के दिखा दूं, चलो थोड़ा सा मजा आ जाएगा आपको। देखो 38 mod 10 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी जीरो, आई की वैल्यू इनिशियली जीरो होगी ना, इसलिए वो सारा उड़ जाता है, इसलिए, लेकिन फिर भी मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने किया क्या होगा मैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे 75 इंसर्ट किया था, तो 75 के लिए फॉर्मूला तो पूरा चलाना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार चला देते हैं। 38 के लिए चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 38 mod 10 प्लस में जीरो मल्टीप्लाइड बाय, ये प्लीज ध्यान रखना, ये पूरा यही फॉर्मूला चलाना है आपको हर बारी। ये आई की वैल्यू इनिशियली जीरो होगी, तो इसलिए मैंने जीरो से मल्टीप्लाई करा के वो सब फालतू की चीजें नहीं दिखाई थी अभी तक, लेकिन एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर ये ना लगे कि सर ने स्किप कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। 38 था हमारे पास की, आराम से देखो 38 इंसर्ट करना है। 38 में 10 किया, प्लस में जीरो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में 38 मॉड 8 हम करेंगे, और इस पूरे को कर देंगे मॉड 10। तो यहीं से हमारे को समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, 38 mod 10 हमने किया तो आंसर कितना निकलेगा जी? 8। 8 mod 10 वही बात है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर निकला 8, बट वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा जी? कोलिशन। कोलिशन होगी, ठीक है। तो कोलिशन होगी तो फिर वही बात है जी, अब अगला यही काम करना पड़ेगा। तो लेट मी कॉपी दिस, यहाँ तक चलो कॉपी करते हैं। हम्म, अब बस अब हम क्या कर देंगे, इसको जीरो को काट के वन कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि आई की वैल्यू पहले जीरो हुई, अब वन हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब देख लो जरा क्या निकल के आएगा यहाँ से। 38 mod 8, तो 8 8 कितने बजे आएगा? 8 फोर 32, 32 और 6 है ना। हाँ, 6 जमा 1 7, तो 7 आ जाएगा जी यहाँ से आंसर, है ना। तो 38 mod 8 किया तो 38 mod 10 किया तो 8 आ गया, 8 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में 38 mod 8 करा। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, 8 फोर 32, 6 यहाँ से बचा जमा 1 7, तो 8 प्लस 7 mod 10 हमने कर दिया। तो कितना कितना आंसर निकलेगा? 8 प्लस 8 16, 15 5। स्लॉट नंबर 5 पे जाने की कोशिश करेगा। स्लॉट नंबर 5 भी भरा हुआ है जी। आगे बढ़ते हैं, तो वही बात है, इसको फिर से हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब बस यहाँ पे ये जो है ये 2 हो जाएगा जी, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम 2। तो इसके साथ चेक करते हैं जी क्या बन के आएगा। यहाँ से तो 8 आना ही आना है। अब आप यहाँ से समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस वो 7 आया बैठा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बस यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, है ना। इसमें कुछ है नहीं। मॉड 10 करेंगे तो कितना आंसर निकलेगा जी? ये 8 4 12 2। स्लॉट नंबर 2 में जाने की कोशिश करेगा। क्या स्लॉट नंबर 2 खाली है? यस खाली है, चलो ठीक हो गया। 38 हम यहाँ डाल देंगे जी, ठीक है जी। तो 38 ने टोटल कितनी कोलिशन करवा दिए हैं जी? 2 कोलिशन करवाई हैं। आई की वैल्यू 2 हुआ ना, तभी जा करके ये फाइनल स्लॉट मिला है। तो 2 कोलिशन इसने करवाई हैं जी, ठीक है। तो 65 ने 1 कोलिशन कराई है। अल्टीमेटली हम लिख देते हैं जी 38 ने 2 कोलिशंस करवाई हैं जी, ठीक है जी। 2 कोलिशंस इसने करवाई हैं। तो सबसे पहले आपको आपने क्या किया, 38 को यहाँ पे डालने की कोशिश करी थी जीरो के साथ, जब हमने देखा था तो वो यहाँ पे गया नहीं। फिर हमने इसको डालने की कोशिश करी स्लॉट नंबर 5 में, वो भी भरा हुआ था। फिर हमने निकाला स्लॉट नंबर 2 और चला गया वो, ठीक है। 38 का काम हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कितनी कोलिशन हुई है एंड 38 की स्लॉट में गया ये भी पूछेगा। तो हम क्या कहेंगे जी, 38 गया जी स्लॉट नंबर 2 में, और इसने कितनी कोलिशन कराई है? 2 कोलिशन करवाई है। ओके जी, अगला आ रहा है जी 40। 40 के लिए देखते हैं क्या होगा। तो इसी की कॉपी बना के फटाफट करते ना जाए, थोड़ा टाइम बचता चला जाएगा, है ना। बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये है जी, यहाँ पे 40 भर देते हैं हम लोग। 40 mod 10, और ये कोई बात है जी, ये हो जाएगा जी 40 mod 8, ठीक है जी। तो 40 mod 10 की आंसर कितना निकलेगा जी? जीरो। बट स्लॉट नंबर जीरो क्या खाली है? चेक करते हैं एक बारी। स्लॉट नंबर जीरो एम्प्टी ना, एम्प्टी तो नहीं, 90 है इसमें, तो हम कोलिशन होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 कोलिशन। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर यही पे हम आई की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है।
नाउ इट विल बी आई इज इक्वल टू 1। अब पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 8 5 40 होता है, 0 आएगा, 0 प्लस में 1 1 हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा ये। तो मतलब क्या हो जाएगा जी, ये स्लॉट नंबर 1 में जाने की कोशिश करेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। 40 मोड 10 करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस में यहाँ से अल्टीमेटली ये तो 8 5 40 है ना, तो पूरा चला गया ना, तो 0 हो गया, ये 1 1 प्लस में 0 दैट इज 1, तो 1 टू 1 दैट इज 1। तो मोड 10 हम करेंगे तो अल्टीमेटली निकलेगा जी स्लॉट नंबर 1। क्या स्लॉट नंबर 1 खाली है? यस खाली है, शाबाश। तो 40 हमारा यहाँ पे चला जाएगा जी। ठीक है, तो 40 ने कितनी कोलिशन कराई? आई की वैल्यू 1 पे ये हुआ ना सेटल डाउन, तो इसका मतलब टोटल इसने सिर्फ एक ही कोलिशन करवाई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। 40 की कहानी होगी। अब हमारे को इंसर्ट करना है 29। 29 के लिए देखो मेरे बच्चे क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जी 29 मॉड 10 प्लस में 1 मल्टी 1 प्लस में 29 मॉड 8। ठीक है जी, तो ये सीधा जाएगा जी स्लॉट नंबर 9 में, है ना। तो 9 प्लस में 0 मॉड 10 करेंगे तो आंसर आएगा जी 9। ओके, स्लॉट नंबर 9 आई थिंक खाली है। चलो शाबाश, बढ़िया हो गया। तो 29 सीधा जाएगा जी स्लॉट नंबर 9 में, कोई टेंशन नहीं आई, जीरो कोलिशन। ठीक है जी, 29 सीधा, कोई कोलिशन नहीं। 30 में देखते क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट मी चेक फॉर द 30 के लिए चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो 30 के लिए यहाँ से ले आते हैं इसको कॉपी करके। ओके, 30 मॉड 10 मॉड 8। ओके जी, 30 मॉड 10 करोगे तो क्या आंसर निकलेगा जी? ऑफ कोर्स 0। 0 प्लस में 0 मॉड 10 करेंगे तो आंसर निकला जी 0। ठीक है, ओके। तो अगला हम क्या कह रहे हैं कि स्लॉट नंबर 0 की चेकिंग करेंगे हम लोग, और ऑफ कोर्स स्लॉट नंबर 0 हमारा भरा पड़ा है। तो अब हम आएंगे जी नेक्स्ट, आई की वैल्यू 1 लेकर के काम करने की कोशिश करेंगे। सो इसी की ही हम कॉपी बना देते हैं। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे मैंने वैसे 0 लिखा ही हुआ था, बट ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, फिर आपको दो दो बार 0 को कंफ्यूज ना करे। अल्टीमेटली ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। अब हम आई की वैल्यू को क्या कर देंगे मेरे बच्चे? 1 कर देंगे। लो जी, 1 कर दिया। अब देखो जरा, तो यहाँ से आएगा जी 0 प्लस में 8 4 32 होता है ना, तो 8 3 24, तो 6 6 बचेगा, है ना। 6 जमा 1 7, तो 0 प्लस 7 दैट इज 7 और 10 आप करोगे तो स्लॉट नंबर 7 में जाने की कोशिश करोगे। ठीक है जी, तो स्लॉट नंबर 7 देखो जी, भरा हुआ है। यस आई थिंक भरा हुआ है। तो अब हम देखेंगे जी अगला स्लॉट। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से हम सीधा बोलेंगे कि 1 कोलिशन हो चुकी है। ठीक है, तो इसने एक कोलिशन करवा दी है। अब इसकी चेकिंग करते हैं। ये 7 पे आ चुका है ना, तो अब हम देखेंगे आई की वैल्यू 2 डाल के। ठीक है, आई की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं क्या निकल के आता है। यस, अब हम 2 डाल देंगे तो आप डायरेक्टली समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, ये तो 0 का 0 रहेगा। यहाँ से आंसर हमारे को पता है 7 निकलना ही निकलना है, 7 टू 14 हो जाएगा। तो 0 प्लस में 14 मॉड 10 करेंगे तो आंसर निकलेगा जी स्लॉट नंबर 4। स्लॉट नंबर 4 देखो जी, खाली है क्या? खाली है, यस। तो सीधा 30 हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, डेट्स इट। तो इस तरीके से मेरे बच्चे डबल हैशिंग चलती है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। इसको यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। यहाँ तक करने के बाद फिर आप इधर से ये सब नोट डाउन कर सकते हो, और उसके बाद फिर ये भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, तो फाइनली डबल हैशिंग हमारे को सामने आ चुकी है। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। एंड आई एम सेइंग मेरे बच्चे, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से माइंड में रखना है। HF1 की प्लस में आई मल्टीप्लाई बाय HF2 की मॉडल। ठीक है, इसी से ही सारे आपके गेट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। आई थिंक गेट 2020 में भी आया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। वो आप अपने चेक कर सकते हो, इसमें कुछ खास टेक्निकलिटीज है नहीं, बस आपको कैलकुलेशन ही करनी और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल जमा घटा जिसको ढंग से आता है वो इस तरीके के क्वेश्चन कर जाएगा। फॉर्मुला ढंग से पता होना चाहिए, फॉर्मुला क्या लगाना है बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा डबल हैशिंग क्या है। ओके, आगे आइए। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो यू दोस पॉइंट्स।
तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आप समझ पा रहे हो जंपिंग प्रेजेंट है ना। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जीरो चेक किया फिर वन फिर टू, जैसे लीनियर प्रॉपिंग में कर रहे थे, वो चीज़ तो है नहीं। जंपिंग प्रेजेंट है। जंपिंग है तो मेरे बच्चे ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हमारे पास स्लॉट्स जो है वो, वही बात है, हम स्किप करते आगे बढ़ते चले जाए, वो ऐसा हो सकता है ना। तो वही चीज हमने लिखी हुई है कि जंपिंग इज प्रेजेंट, सो एम्प्टी स्लॉट में बी प्रेजेंट इन द टेबल एंड वी कांट यूज इट। जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में किया था, जंपिंग थी तो कई सारे एम्प्टी स्लॉट्स बचे होते थे लेकिन फिर भी हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे होते थे, तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा मेरे को यहाँ पे फिलहाल कोई कैलकुलेशन में दिखा नहीं एग्जाम्पल, बट आप अपने आप से सोच पा रहे हो, कॉमन सेंस से सोचो यार, जब जंपिंग हो रही है, हमने देखो ना हमने कहाँ पे 65 की कैलकुलेशन करवाई थी, 65 5 पे था, तो 5 से सीधा आप 7 स्लॉट पे आए हो, स्लॉट नंबर 6 को तो आपने छोड़ दिया ना बीच में, जंपिंग तो है यार। ठीक है, जंपिंग इज प्रेजेंट तो हम स्लॉट्स को स्किप करते चलेंगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ओके, तो सो एम्प्टी स्लॉट में भी प्रेजेंट इन द टेबल एंड वी कांट यूज इट, समझ गए होगे आप लोग। ओके, स्टिल डबल हैशिंग इज द बेस्ट, फिर भी हम डबल हैशिंग को बेस्ट कह रहे हैं क्योंकि हमने दो हैश फंक्शन लिए हैं, तो एक किस्म से दो लेवल की चेकिंग करी है हमने, है ना। दो हैश फंक्शन है तो टू लेवल चेकिंग है, दैट इज HF1 अवॉइड कोलिशन, बट इफ कोलिशन अकर्स देन सेकंड हैश फंक्शन विल टेक केयर ऑफ इट, ऑफ कोर्स आप समझ गए होगे। तो दो हैश फंक्शन का क्या फायदा होगा, पहले हैश फंक्शन से हम वही बात है की को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे टेबल में, अगर होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोलिशन हुई तो सेकंड हैश फंक्शन का फिर बीच में पिक्चर आ जाती है, तो HF1 और HF2 दोनों मिल के डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मतलब कैसे कोलिशन को रिजोल्व करना है और कैसे क्या क्या करना है, तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टू लेवल की चेकिंग हो रही है। ठीक है, HF1 और HF2 दो दो काम कर रहे हैं साथ साथ। ओके, इंसर्टिंग सर्चिंग डिलीशन, ये आपको पता है ISD हम चेकिंग करते हैं। बेस्ट केस में ऑफकोर्स थीटा बनना आएगा, इंसर्ट करना है, सर्च करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है डायरेक्टली हम सीधा जाएंगे स्लॉट में मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट केस ये हो जाएगा। अच्छा, वर्स्ट केस में ऑर्डर रैम आ जाएगा, वही बात है, अभी सारे स्लॉट्स हमारे को चेक करने पड़ सकते हैं पूरी टेबल के अंदर, है ना, एक एक करके सब। और एवरेज केस में हैश फंक्शन पे डिपेंडेंट होगा, थीटा वन भी आ सकता है और थीटा एन भी आ सकता है। ये सब चीजें जैसे हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में, वही चीज है, इसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आया। तो लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग, इन सभी में यही सब चल रहा है, इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग, ये सब यही काम है, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता होगा। और वही बात है, लीनियर प्रॉब्लम में जैसे हम डिलीशन को मैनेज करने के लिए डॉलर यूज करते थे, यहाँ पे भी वही डॉलर यूज करना पड़ेगा जी। डिलीशन करने के बाद क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, सारी बातें हमने पहले कर रखी है, तो बार बार बोल के मेरे को टाइम वेस्ट करना चाहिए, दिक्कत है तो लीनियर प्रॉब्लम का वीडियो देख लो भाई। ठीक है, ओके। नाउ इट इज फ्री फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टरिंग एंड सेकेंडरी क्लस्टरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान रखना। देखो मेरे बच्चे, हमने जब लीनियर प्रॉब्लम पढ़े था, लीनियर प्रॉब्लम में प्राइमरी भी थे और सेकेंडरी भी थी, लेट मी शो यू। लीनियर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम और डबल हैशिंग, तो प्राइमरी क्लस्टरिंग और सेकेंडरी क्लस्टरिंग, लीनियर प्रॉब्लम में दोनों थी। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, बट सेकेंडरी अभी भी थी, लेकिन डबल हैशिंग में दोनों ही नहीं होती। अब प्राइमरी क्लस्टरिंग तो ऑब्वियस ही बात है डबल हैशिंग में नहीं आएगी, क्योंकि हम अगला अगला स्लॉट चेक नहीं कर रहे, तो जैसे यहाँ पे शुरू के 4 स्लॉट्स भरे हुए हैं या 4 5 स्लॉट भरे हो, तो अगले में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला डबल हैशिंग में, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे। सेकेंडरी क्लस्टरिंग कैसे उड़ जाएगी, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्यों थी, क्योंकि अगर इनिशियल हमारा यू कैन से जो भी हमने स्लॉट निकाला वो सेम निकलता था, तो फिर बाकी सारे सब्सिक्वेंट जो हम चेकिंग करते थे वो बिल्कुल सेम निकल के आते थे। याद करो, याद नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाऊं, पुरानी बातें हैं सारी याद, लास्ट लेक्चर में हमने सब देखा ही था, है ना। सेकेंडरी क्लस्टरिंग इसके अंदर प्रेजेंट थी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया था, है ना। कहाँ गया, अब स्लाइड देखनी पड़ेगी, ये देखो। इफ इनिशियल सीक्वेंस वाज सेम तो फिर सारा सेम चलता था, याद करो मेरे बच्चे, है ना, हमने देखा था ये सब कुछ। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का चलो ये एग्जांपल बैठा ना, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे सीक्वेंस एकदम सेम हम एग्जामिन करते चले थे। हाँ, अब आई थिंक मेरे को स्लाइड नहीं दिख रही है, बट कोई बात नहीं बेटा, हमने सब डिस्कस किया था, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, है ना। सेकेंडरी क्लस्टरिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाली प्रॉब्लम आनी आनी थी भाई, अगर इनिशियल सेम निकल आया, हमने जब पहली बार हमने प्रॉब किया वो एकदम सेम निकल आया, तो आगे सारा सेम टू सेम ही चेकिंग करता चलता था, है ना, तो वो सेकेंडरी क्लस्टरिंग होता था। यहाँ पे वो प्रॉब्लम हट जाएगी, कॉमन सेंस से सोचो कैसे हट जाएगी। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ ना, एग्जाम्पल कैसे दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया बात है। 65 के लिए इनिशियल क्या आया था जी, 5 आया था, है ना, 5 आया था, फिर अगला जब हमने इंसर्ट किया, तो मतलब वो जाके फाइनल इंसर्ट कहाँ पे हुआ था जी, 65 वाला, 5 की बजाय हमने सीधा 7 को चेक किया था, तो मतलब 65 के लिए, 65 के लिए स्लॉट नंबर 5 पे आपने स्टार्ट किया, इनिशियल प्रॉब जो है वो 5 आया, उसके बाद आप सीधा 7 पे जंप करें, ऐसा कुछ बना 65 के लिए। दूसरा एक और हमने देखा था, और कौन सा था जी, 5 वाला है कोई, 65 है, अच्छा इसमें नहीं है, तो हाँ ये जीरो वाले देखते हैं ना, 90 40 और 30, इसकी चेकिंग करते हैं, यहाँ मजा आएगा। इस पे एग्जाम्पल बैठा नहीं क्योंकि 5 वाला और कोई था नहीं, तो कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले है जी 90 है, देन 40 है एंड देन 30 है जी। तो सबसे पहले आपने 90 को इंसर्ट कर दिया था, सीधा स्लॉट नंबर 0 में चला गया था। 90 के बाद कौन सा है, 40 है और 30 है। 40
40 के लिए देखो, 30 के लिए देखो, आपको पता लगेगा। 40 के लिए और 30 के लिए, तो 40 के लिए भी वही बात है, इनिशियल स्लॉट 0 था, हमने पहले 0 में इंसर्ट करने की कोशिश करी थी, और 30 को भी 0 में इंसर्ट करने की कोशिश करी थी। 90 तो इंसर्ट हो गया था, उसमें कोई टेंशन आई नहीं थी, लेकिन 40 के लिए जरा चेक करना है क्या चला। 40 के लिए हमने 0 पे गए थे, 0 के बाद 1 पे गए थे, है ना, आप चेक कर सकते हो। 40 के लिए आप 0 पे गए, 0 के बाद आपने स्लॉट नंबर 1 को चेक किया था जी। और 30 के लिए चेक करना जरा, 30 के लिए क्या किया था आपने। 30 के लिए आपने पहले ये जब आपने 0 स्लॉट देखा था, वो नई बात बनी थी, तो सीधा 7 स्लॉट पे आए थे जी, उसके बाद 4 स्लॉट पे आए थे, देख पा रहे हो ना। 0 के बाद आप 7 पे आए, 1 नहीं आया, ठीक है, और उसके बाद आपने फोर्थ में जाकर के इंसर्ट करा था इसको फाइनली। तो मेरे बच्चे, अगर इनिशियल सीक्वेंस सेम, अगर इनिशियल प्रॉब सेम है, तो आगे सब्सिक्वेंट जो भी हम प्रॉब करेंगे वो सब सेम निकला करते थे, दैट वाज सेकेंडरी क्लस्टरिंग। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। 0, 40 और 30 देख लो, और 90, तीनों का इनिशियल प्रॉब सेम आया है। 0 स्लॉट नंबर 0 में जाने की कोशिश करेंगे, अब 0 के बाद 1 पे चले गए, 40 है तो, 30 है तो 0 के बाद 7 पे गए जी। तो नो डाउट इनिशियल प्रॉब सेम है, ध्यान से देखो, इनिशियल प्रॉब 0 सेम है, लेकिन ये स्लॉट नंबर 1 में जा रहा है, ये स्लॉट नंबर 7 में जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है जी। तो कहाँ की सेकेंडरी क्लस्टरिंग आएगी जी, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो अगर इनिशियल प्रॉब्लम सेम है, तो फिर आगे सब्सिक्वेंट वो सब सेम निकला करते थे, यहाँ पे वो टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है। और ऐसी खत्म क्यों हो रही है, कॉमन सेंस से समझो मेरे बच्चे, इस सेकंड हैश फंक्शन के कारण सारी टेंशन खत्म हुई है हमारी। सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्यों नहीं आ रही इसके अंदर डबल हैशिंग में, क्योंकि जो हमारा दूसरा हैश फंक्शन है, वो इस चीज का बहुत ज्यादा टेक केयर करता है ना। मतलब यहाँ पे ये दूसरे हैश फंक्शन के कारण सारा हुआ ना, क्योंकि हमने ये 40 जो था और 30 जो था, 40 के लिए हमने देखा था कि मॉड 8 किया था तो 0 आ गया था, है ना, बट 30 के साथ किया था तो वो 7 आ गया था, सॉरी 6 आ गया था, है ना, 8 3 24, यहाँ पे 6 आ गया था, तो 6 जमा 1 7, और वहां पे 0 जमा 1 1 ऐसे हुआ था। तो सेकंड हैश फंक्शन के कारण हमारा सारा जो है वो हटा है। तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकंड हैश फंक्शन। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकंड हैश फंक्शन, बिकॉज ऑफ सेकंड HF2 लिख दो सीधा, बस काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ HF2, है ना। अगर एक ही हैश फंक्शन होता तो ऑफ कोर्स हम फिर फंसते नजर आते, फिर वो सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाली प्रॉब्लम आती थी, जैसे क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में आई थी। यहाँ पे दूसरा हैश फंक्शन का मेन रोल ही यही है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो ये पूरा तो मेरे बच्चे आप सबने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है थोड़ा टाइम चाहिए तो आप कर सकते हो, यहाँ तक ये सब नोट डाउन कर लेना। कर लिया तो उसके बाद ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, इसके बाद ये वाला भी कर लो, ठीक है। आई थिंक आपने पॉज करके कर लिया होगा, ठीक है जी, करते हैं आगे। ओके, तो प्रॉब सीक्वेंस क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बता रखी है। तो सीक्वेंस ऑफ स्लॉट्स एग्जामिन फॉर इंसर्शन, सर्चिंग या डिलीशन, जो भी आप कुछ चाहे टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हो, चाहे सर्च करना चाह रहे हो, चाहे डिलीट करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो किस सीक्वेंस में आपने स्लॉट्स को एग्जामिन किया, दैट इज द प्रॉब सीक्वेंस, ठीक है। तो वही बात है जी, वो प्रॉब सीक्वेंस सेम आ जाया करती थी, दैट वाज द सेकेंडरी क्लस्टरिंग, है ना। अभी पहला प्रॉब सेम हो गया तो फिर सेम प्रॉब सीक्वेंसेस फॉलो हो रही है बस, ठीक है। अगर इनिशियल प्रॉब सेम, देन प्रॉब सीक्वेंस सेम रहती थी। वो सेकेंडरी क्लस्टरिंग में प्रॉब्लम थी, जो कि क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में थी और लीनियर प्रॉब्लम में थी। डबल हैशिंग में वो चीज हट चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकंड हैश फंक्शन। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो। आगे आइए, हाउ मेनी प्रॉब सीक्वेंसेस आर पॉसिबल फॉर लीनियर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, डबल हैशिंग, इनमें कितनी कितनी प्रॉब सीक्वेंसेस पॉसिबल है, ये हमारे को बताना है। तारे बना लो मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ गेट में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर प्रॉब्लम की। लीनियर, अगर मेरे पास एम स्लॉट्स की टेबल है, ऐसे बात करना, एम स्लॉट्स की टेबल है, एम स्लॉट्स की टेबल है, तो कितने हमारे पास ये प्रॉप सीक्वेंसेस बन सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। क्योंकि ऐसे कैसे आंसर करूंगा, पहले स्लॉट तो दूंगा कितने हैं। तो एम स्लॉट्स की टेबल है, तो कहां से कहां तक होगी जी, 0 से M-1 तक होगी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। एम स्लॉट्स की टेबल है 0 से M-1 तक, तो कितने प्रॉप सीक्वेंसेस बनेंगे। तो लीनियर प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो तो मेरे बच्चे लीनियर सीधा एक एक करके चेकिंग करने हैं। तो पहला प्रॉप सीक्वेंस होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू M-1, दिस इज द फर्स्ट प्रॉप सीक्वेंस, फर्स्ट प्रॉप सीक्वेंस, है ना भाई। सबसे पहले आपने जैसे मॉड 10 वाला एग्जांपल ही ले लो, आप 60 को इंसर्ट करना चाहते थे, वो स्लॉट नंबर 0 में जाएगा, 0 भरा होगा तो 2 1 को चेक करोगे, 1 के बाद 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, एंड सो ऑन अप टू M-1, और कोई वे आउट है ही नहीं ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉप सीक्वेंस क्या हो सकती है मेरे बच्चे, सेकंड प्रॉप सीक्वेंस होगी जी, सपोज करो आप 61 को इंसर्ट करना चाहते थे, तो आपने स्लॉट नंबर 1 से शुरू किया, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, स्लॉट नंबर 1 से शुरू करा, फिर 1 के बाद 2 को चेक करोगे, 3 को चेक करोगे, एंड सो ऑन अप टू M-1 को चेक करोगे, और फिर फाइनली 0 को भी तो चेक करोगे, पूरा तभी तो बन के आएगा ना, है ना। प्रॉप सीक्वेंस का साइज m होगा ऑफ कोर्स, सीक्वेंस ऑफ स्लॉट एग्जामिन ना, तो m साइज की रहेगी वो, क्योंकि i की वैल्यू 0 से M-1 तक जाया करती थी, याद करो, याद है कि नहीं। तो फॉर्मूला और सब डेफिनेशन तो मैंने सारे बताए रखे हैं, चलो इसी में देख लो, डबल हैशिंग में देख लो, ये i की वैल्यू 0 से M-1 तक नहीं जा रही, और हर बार हम ऐसे ही करते आ रहे हैं,
तो यहाँ पे आई कर देते थे या फिर आई स्क्वायर कर देते थे, जो भी करना चाहते थे। लीनियर प्रॉब्लम में आई हो जाता था और क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में आई स्क्वायर हो जाता था, लेकिन डबल हैशिंग में आई मल्टीप्लाइड बाई ये हो रहा है। ठीक है, तो आई क्यों, तो ये चलती थी, तो बस उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अच्छा जी, थर्ड प्रॉप सीक्वेंस क्या होगी जी? ऑफ कोर्स आप 62 को इंसर्ट करना चाह रहे थे या 52 को, जो भी है, तो मतलब 2 से आपने शुरुआत करी। शुरुआत बोलो बस, शुरुआत किससे करी? 2 से शुरुआत करी, 3 फिर 4 एंड सो ऑन अप टू m-1 तक जाओगे, फिर 0 को और 1 को, ये सब चेक करोगे। दिस इज द थर्ड प्रॉप सीक्वेंस। तो ऐसे ही मेरे बच्चे आप समझ पा रहे चलते चलते जो आखिरी प्रॉप सीक्वेंस है कि वो क्या आएगी जी? आप शुरुआत ही m-1 से करो, फिर m-1 करोगे, 0 करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, चलते चलते m-2 तक आप चले जाओगे। सो सिंपल ही हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब ये वही बात है, ये हो जाएगी हमारी। अब बताओ कितने, 0 1 2 चलते चलते यहाँ तक आ रहे हैं, तो 0 से m-1 की गिनती कितनी? m। ठीक है ना? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जी? mth प्रॉप सीक्वेंस। थर्ड के लिए 2 से शुरुआत हुई, 2 के लिए 1 से शुरुआत हुई, फर्स्ट प्रॉप सीक्वेंस के लिए 0 से शुरुआत हुई, तो mth प्रॉप सीक्वेंस के लिए m-1 से शुरुआत होगी। अब ये मत बोल देना कि सर m-1 को इधर कर 0 से शुरुआत, 0 तो यही हो जाएगा। मतलब एक सर्कल है यार, कुछ नहीं है। आप सर्कल की तरह समझने की कोशिश करो इसको। 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू m-1 है। तो पहली प्रॉप सीक्वेंस होगी 0 से शुरू करके पूरा m-1 तक ले जाओ। अगली प्रॉप सीक्वेंस होगी 1 से शुरू करना, तो 1 को एग्जामिन करते करते m-1 तक गए, तो फिर वापस 0 तक आ जाना। ठीक है, फर्स्ट प्रॉप सीक्वेंस क्या हो जाएगी? 0 से m-1 सीधी। अगली क्या हो जाएगी जी? 1 से लेकर के चलते चलते 0 तक चले जाना। अगली प्रॉप सीक्वेंस क्या होगी जी? लेट मी शो यू दिस। 2 से शुरू करना, चलते 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 1 तक आ जाना। ठीक है भाई, सारे स्लॉट्स एग्जामिन करने हैं ना एक एक करके। बहुत ऑब्वियस है। 3 से शुरू करोगे तो फिर 2 तक आ जाओगे, तो लेट मी टेक अनदर कलर। 3 से शुरू करोगे, चलते 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 आप 2 तक आ जाओगे। बस यही है और कुछ नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इसको अगर मैं सीधी बात करूँ, अब वही बात है भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखना चाहते हो, डिस्क्रीट के हिसाब से देखना चाहते हो, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास प्रॉप सीक्वेंस है, उसका साइज m होता है जी, क्योंकि m स्लॉट्स है हमारे पास टेबल के अंदर, तो उसका साइज है जी m। ये टोटल m साइज है जी। अब यहाँ पे पहली जगह पे पॉसिबिलिटी क्या है जी? 0 से लेकर के m-1 तक आप कुछ भी भर दो। ऑफ कोर्स, तो यहाँ से टोटल m पॉसिबिलिटी आ जाएंगे ना, तो पहले स्लॉट में फिल करने की m पॉसिबिलिटी है। बट अगले स्लॉट में क्या पॉसिबिलिटी है? सिर्फ एक, और फालतू नहीं है जी, क्योंकि अगर आपने 0 स्लॉट सिलेक्ट किया यहाँ, अगर 0 सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर उससे अगला यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड बाकी हर जगह सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी है यार। 1 है, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है। बॉक्स मेथड से दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे, याद करो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्ट में पढ़ा रखे हैं। नहीं याद तो फिर वही बात है, डीएम देकर क्या हो, मैं क्या बोलूँ इसमें। इसकी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी जी आपको। और मैं हमेशा बोलता हूँ जी, हर सवाल देख रहे हो अब फिर घुस घुसी ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले डिस्क्रीट पढ़ो जी। उसके बिना आपने कोई भी स्टेप पढ़ा तो बिल्कुल बकवास है वो। तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा, पहले स्लॉट पे 0 से लेकर m-1 की गिनती कितनी? टोटल m। तो यहाँ पे m पॉसिबिलिटी, बाकी हर जगह सिर्फ एक एक पॉसिबिलिटी है। रीजन दोबारा से बोलता हूँ, अगर आपने यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 1, और यहाँ पे अगर 1 होगा तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 2, फिर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 3। 3 आ पाएगा ना? वही कॉमन सेंस की बात है यार, देखो आराम से, यही दिखा रखा है मैंने आपको। अगर आपने पहले स्लॉट में 0 फिक्स कर दिया, तो अगले स्लॉट में 1 ही फिक्स होगा, फिर 2 ही होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन अप टू m-1। मतलब हर जगह फिर एक पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे m है, बाकी हर जगह m है, 1 1 1 1 1। तो m मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1, दैट इज नथिंग बट m। तो टोटल m ही हमारे पास प्रॉप सीक्वेंसेस है। बोलो, इसमें किसी को डाउट हो तो? साफ सुथरा काम करके दिखा रहा हूँ, बोलो। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब सेम इज द केस विद क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग ऑल्सो। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या था? बस थोड़ी सी ये बात है कि वो स्लॉट्स वगैरह रिपीट, वैल्यूज रिपीट हो जाती है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट प्रॉप सीक्वेंस आ सकती है आपके पास से 0, फिर 2, फिर 6, फिर 8, ऐसे ऐसे करके कुछ भी आ सकती है। फिर अगली प्रॉप सीक्वेंस जो आएगी, फिर वो 1 से शुरू हो जाएगी, 1, फिर 5 में जा रहे होगे, 7 में जा रहे होगे, ऐसे ऐसे करके वो चेकिंग करवा रहा होगा, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते आप समझ पा रहे होगे, m-1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 स्लॉट को चेक कर रहे होगे, फिर 6 को चेक कर रहे होगे, फिर वापस 3 पे आ सकते हो, फिर 8 को चेक कर सकते हो, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके। तो वही चीज है जी, फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन अप टू m। ठीक है, तो टोटल वही m, 0 से लेकर m-1 की गिनती कितनी? टोटल m ही होती है, वही m ही रह जाएगी और कुछ नहीं। इस बात को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। बिल्कुल सेम टू सेम रीजन मैं यहाँ पे दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो है ना, इसमें वो प्रॉब्लम है ना सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाली। तो अगर किसी का 0 हुआ तो फिर अगला भी वही, वो अगर 2 कीज है, दोनों 0 पे आगे आके खड़ी होगी, तो फिर अगला वही 2 चेक करेंगे, फिर 6 चेक करेंगे, फिर 8 चेक करेंगे, एंड सो ऐसे ही करेंगे, है ना? यही प्रॉप सीक्वेंस फॉलो होगी। तो अगर 2 कीज हमने इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो आप समझ पा रहे होगे, वही वही सब दिक्कत है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में। और यही प्रॉप सीक्वेंसेस आएंगे, इससे ऊपर नहीं आने वाली। ठीक है, तो यही इसी हिसाब से देखना चाहते थे आप। तो 0 सेट हुआ तो अगले पे फिर एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, दैट इज 2।
फिर अगले पे एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, डेट इज 6 आंसर, वो सब देखना पड़ेगा प्लीज। ये सब मैं ऐसी रफली आपको समझा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के लिए आप हैश फंक्शन दोगे, वैल्यूज दोगे, सब फिल करोगे, उसके हिसाब से आपके पास सीक्वेंस आएगी और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। लीनियर प्रॉबिंग में तो ये तो फिक्स है ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, अगला 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 चेक करना है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसे सीक्वेंस आएगी वो मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज शुरुआत तो ऐसी होगी ना, या तो 0 से शुरुआत होगी, या 1 से शुरुआत होगी, या अप टू -1 तक शुरुआत होगी। और अगर 0 से शुरुआत होगी तो अगला स्लॉट बिल्कुल फिक्स है, ये 2 रहेगा, अगला 6 रहेगा, अगला 8 रहेगा, एंड सो ऑन। प्लीज मेरे बच्चे, बार बार बता रहा हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, वो हैश फंक्शन पे डिपेंडेंट होगा कैसे हम चेक करेंगे। आपको रियल लाइफ एग्जांपल से देखना है तो आप देख सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे चेकिंग करके दिखाई थी आपको, हम स्लॉट्स खाली रह गए थे और हम फंसते चले गए थे, है ना। हाँ, ये देख लो आराम से। तो 25 के लिए 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 ऐसे करके आया है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास ये आई इज इक्वल टू 0 से -1 तक चलना था ना, तो हमने शुरुआत करी थी 5 से। तो ऐसे ही कोई शुरुआत करेगा, अब जो भी 5 से शुरुआत करेगा वो सब बिल्कुल यही स्लॉट्स देखते हुए आएंगे, कन्फर्म है, ये तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग था। फिर और कोई की आपने डाली, वो भी 5 से शुरुआत करना चाह रही है, तो फिर सारे ऐसे चलेंगे। तो ये एक प्रॉप सीक्वेंस होगी, है ना। ऐसे ही फिर अगली, ये रियल लाइफ की आपको मैंने प्रॉप सीक्वेंस दिखाई है, 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 ऐसे, ठीक है। फिर कोई और होगी जो 4 से शुरू करती होगी, फिर कोई होगी जो 2 से शुरू करती होगी, फिर 1 से शुरू करती होगी, कोई 0 से शुरू करती होगी, ऐसे ऐसे करके मैंने सारा बताया आपको। जो भी 5 से शुरुआत करेगी वो ये प्रॉप सीक्वेंस फॉलो करेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि ये एक प्रॉप सीक्वेंस है और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, और वो आपको पता ही है हमने क्या फंक्शन लिया था और क्या किया था, है ना। ये एच एफ की प्लस में ये जो था C1 के लिए 0 ले ली थी, C2 के लिए हमने 1 ले ली थी, तो उसके हिसाब से मतलब आई स्क्वायर करा था हमने बस, ठीक है ना। और वही की मॉड वाला था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने आपको एक रियल लाइफ आपको दिखा दी। अब कोई और हैश फंक्शन ले लोगे, कुछ और कर लोगे, तो 5 से शुरुआत करोगे तो हो सकता है 5 से 7 पे चले जाओ, 7 से 9 पे चले जाओ, 9 से 12 पे चले जाओ, ऐसे ऐसे करके घूमते घुमाते ऐसे चलते रहेंगे। मतलब द ओनली थिंग इज कि अगर आपका ये हैश फंक्शन है, ये जो मेन जड़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ जड़ को पकड़ो, कि अगर आपका ये हैश फंक्शन है हमारे पास की मॉडेम वाला 10 स्लॉट्स वाली टेबल है एंड सॉन, तो अगर 5 से शुरुआत करी तो अगला 6 ही आएगा, अगला 9 ही आएगा, अगला 4 ही आएगा, अगला 1 ही आएगा, एंड सॉन। तो मतलब एक एक वही बात है ना। तो अगर यहाँ पे वही बात बोल दूंगा 0 से M-1, मतलब टोटल M पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो अगली जगह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, अगली जगह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, अगली जगह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, और क्या है, पहला 5 है, अगली पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 6 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 0 से M-1 तक भर रखा है, तो अगर आपने 0 से M-1 आपने रखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर आपने यहाँ से वो 5 वाला पकड़ा होगा, तो 5 के बाद अगला यहाँ पे 6 ही भरा जाएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकता जी, इस बात को समझो। फिर अगला 9 ही आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो सिर्फ एक एक पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से देखते चलो। तो M × 1 × 1 × 1 वही बात है, M आ जाएगा बस, इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से पकड़ गए होगे। ठीक है जी, आइए वापस आइए अपनी बात पे। हाँ जी, तो मतलब मेन बात क्या हुई, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में भी टोटल M प्रॉब सीक्वेंसेस ही आ रही हैं। तो जितनी प्रॉब सीक्वेंसेस हमारे पास लीनियर प्रॉबिंग में आई थी M, ऐसे यहाँ पे भी वही M प्रॉब सीक्वेंसेस ही आ रही हैं। अब मजा आएगा, डबल हैशिंग में कितनी प्रॉब सीक्वेंसेस आएंगे जी, वो देखना है मेरे को। तो मैं क्या बोलूंगा जी, देखो जी, सीधी सी बात है, हम सबसे पहले तो वही बात है जी, स्लॉट नंबर 0 से शुरुआत करेंगे। ये मैं ऐसे बनाता हूँ आपके सामने, साइज तो वही M ही रहेगा, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता, बस सीक्वेंस अलग अलग होंगी ना। तो मैं ऐसे बात करता हूँ, साइज तो रहेगा जी M ही, ठीक है। अच्छा, पहली जगह पे 0 से लेकर M-1 तक हम कोई भी स्लॉट सेट कर सकते हैं पहली शुरुआत में। अब मैंने आपको क्या समझाया, अभी सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। तो मतलब इनिशियल प्रॉब से सेम है, कोई भी दो कीज आपने पकड़ी K1 और K2, उनका इनिशियल प्रॉब सेम निकल आया, तो कोई जरूरी नहीं कि अगला जो होगा वो सेम चलेगा, एंड सो, है ना। जैसे हमने देखा, आपको रियल लाइफ एग्जांपल ही दिखा देता है, इससे ऊपर बात क्या होगी, 90 40 और 30 का देखो ना, 40 के लिए 0 के बाद आप 1 पे जा रहे हो, लेकिन 30 पे 0 के बाद आप 7 पे जा रहे हो यार। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रॉप सीक्वेंस कितनी बन जाएंगी, 0 से M-1 यहाँ पे आएगा, मतलब पहली जगह पे पॉसिबिलिटी निकलेगी। अगली जगह पे मेरे बच्चे ध्यान से देखना, सेकंड क्या आएगा वो डिपेंड करेगा दूसरे वाले हैश फंक्शन पे। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, 0 से लेकर के M-1 तक। इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ ना, जैसे पहले क्या था, अगर क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग होती 0 के बाद 1 है, तो डेड श्योर है अगले में भी 0 के बाद 1 नहीं आएगा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन डबल हैशिंग में क्या हो रहा है, 0 के बाद इधर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 के बाद 7 आ रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग होता अगर 0 पहला स्लॉट से 0 आया है, तो अगला स्लॉट 1 आया है, हमने कुछ ऐसा फंक्शन बना रखा होगा। तो अगर कोई और की हमने पकड़ी से 30, उसके लिए 0 है, तो अगला 1 ही आएगा, डेड श्योर है, क्योंकि इनिशियल प्रॉब सेम है, तो फिर आगे सारा सेम चलना था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 0 के बाद 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 के बाद 7 आ रहा है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी जगह पे भी हम कह पा रहे हैं कि सेम वो है, मतलब एम पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे एम पॉसिबिलिटीज आई जस्ट बिकॉज ऑफ योर HF1। इस बात को समझने को, अब इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ध्यान से समझ लो। HF1 के कारण 0 से M-1 की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ रही है, मतलब जो भी भरना होगा हम भर लेंगे। ये जो सेकंड वाली जो पॉसिबिलिटी आ रही है ना मेरे बच्चे, ये सेकंड वाली HF2 के कारण आ रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहली जगह पे 0 ये से लेकर M-1 तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है, जस्ट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ HF1। क्योंकि HF1 ये तो ये समझा रहा था ना यार, जब हमने स्टार्टिंग में जो हमारी आई की वैल्यू जब 0 है, तो HF1 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 65 mod 10 आपने किया था, तो वो ये mod 10 वाली कहानी क्या थी, HF1 की थी ना। फिर फाइनली हमारे पास यहाँ से 5 आया था हैंड्स ऑन। तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर M-1 तक कुछ भी आ सकती है, और वो कौन डिसाइड करवा रहा है, हमारा HF1। अब जो अगली बारी वैल्यू है ना मेरे बच्चे, वो HF2 डिसाइड करवाएगा, 0 से लेकर M-1 तक। उसके बाद अगर ये फिक्स कर दिया आपने, यहाँ फिक्स कर दिया, फिर आगे तो वो फिक्स ही चलेंगे जी, दैट इज फॉर श्योर। आगे फिर वो सारे सेम चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ऑफ कोर्स कितने, वही बात है, यहाँ पे भी एम पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी एम पॉसिबिलिटी, तो टोटल एम स्क्वायर आ जाएगा। इस बात को समझो आराम से। ठीक है जी, तो टोटल एम स्क्वायर प्रॉब सीक्वेंसेस आर पॉसिबल फॉर डबल हैशिंग। इस बात को समझने की कोशिश करो जी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो हाँ, अब आप बोलोगे कि सर एक बात ये देखो, अगर जैसे हमने ये 30 को पकड़ा था, तो स्लॉट नंबर 0 सेट हुआ, फिर अगला स्लॉट नंबर 7 हो गया, फिर अगला स्लॉट नंबर 4 हो गया। तो अब कोई और ऐसी मैं की ढूंढ करके ला सकता हूँ जिसमें इनिशियल 0 आ जाए, अगला अगर 7 आ गया तो कन्फर्म है अगला डेड श्योर है 4 ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। इसको कोई नहीं रोक सकता। यही बेसिक मीनिंग मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। कोई और की अगर मैं पकड़ के लाया, से कोई की में एक्स ले आया, उसका इनिशियल 0 आ गया, उसके बाद अगला हमारे पास 7 ही आ गया, फिर मैं डेड श्योर हूं कि यहाँ पे 4 है ना, तो अगला 4 ही आएगा फॉर श्योर। इसको मैं नहीं रोक सकता जी। तो आप बोलोगे कि सर सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाली प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन नहीं आई, क्योंकि सेकेंडरी क्लस्टरिंग में सिर्फ एक बात बोलती है, इनिशियल प्रॉब सेम होगा तो फिर आगे सारा सेम चलेगा। यहाँ पे इनिशियल सेम होने के बावजूद भी आगे सारा सेम नहीं चला, हम तो सिर्फ डेफिनेशन चला रहे हैं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे जी। तो इसलिए डबल हैशिंग इज फ्री फ्रॉम सेकेंडरी क्लस्टरिंग, क्योंकि सेकेंडरी क्लस्टरिंग ने सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर पहला 0 0 सेम होगा तो अगला सारा सेम चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखा दिया, 40 32 की दिखा दी, इसमें इनिशियल सेम था लेकिन आगे सेम नहीं चल रहा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ, एक इसमें अभी भी दिक्कत है डबल हैशिंग में, ये दिक्कत है जी कि अगर पहला और दूसरा सेम निकल आया तो कन्फर्म है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां एंड सो वो सब सेम निकलेंगे जी फॉर श्योर। मतलब पहले 2 सेम निकले तो फिर आगे सारे सेम निकलेंगे। अगर मैं कोई ऐसी की ढूंढ के ले आया जिसमें पहला देखा प्रॉब 0 निकला, अगला 7 निकला, उसके आगे फिर कन्फर्म है जी सारा सेम निकलेगा, दैट इज फॉर श्योर। अगला 4 ही निकलेगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा जी। ये बेसिक मीनिंग है, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज फ्री फ्रॉम सेकेंडरी क्लस्टरिंग, क्योंकि सेकेंडरी क्लस्टरिंग की डेफिनेशन से चल रहे हैं हम, इससे ऊपर कुछ नहीं कर रहे। सेकेंडरी क्लस्टरिंग की डेफिनेशन क्या थी, अगर इनिशियल सेम तो फिर आगे सारे सेम। तो यहाँ पे मैं दिखा दिया इनिशियल सेम लेकिन आगे सेम नहीं है, तो डबल हैशिंग इज फ्री फ्रॉम सेकेंडरी क्लस्टरिंग। हाँ, बट ये एक दिक्कत हमारे सामने अभी दिख रही है कि यहाँ पे अगर पहला सेम और दूसरा सेम तो फिर आगे सारा सेम चलेगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और ये जो सेकंड वाला सेम आ रहा है वो वही बात है, फर्स्ट वाला सेम तो HF1 के कारण है, सेकंड वाला HF2 के कारण आएगा एंड सो। ठीक है, चलिए खैर आप समझ गए, ज्यादा मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे टोटल एम स्क्वायर आ रही है जी, समझ गए। यहाँ पे 0 से M-1, यहाँ पे भी 0 से M-1, आगे सारे सारे फिर वही 1 1 1 पॉसिबिलिटी निकलेंगी। तो यहाँ से एक की पकड़ेंगे, यहाँ से एक पकड़ेंगे, फिर आगे जो भी हो, सॉरी यहाँ पे एक स्लॉट पकड़ लेंगे, यहाँ से एक स्लॉट पकड़ लेंगे। जैसे मैंने स्लॉट नंबर 0 पकड़ लिया, अगला मैंने यहाँ पे स्लॉट नंबर 4 पकड़ लिया, तो फिर अगला कन्फर्म है जी। जैसे अगला से 6 आता है तो कोई और की मैं पकड़ के लाऊंगा, से X इज द की, जिसके लिए पहली प्रॉप किया तो 0 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आ रहा है, फिर सपोज कर लो 7 आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, और y एक की निकाल दी जिसके लिए 0 आया और 4 आया। ये दोनों सेम होते ही मैं डेड शॉट के साथ बोलूंगा अगला 6 और 7 ही निकलेगा एंड सो ऑन। बस आप समझ गए होगे, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो फाइनली इसमें एम स्क्वायर आ रही है। क्यों आ रही है एम स्क्वायर, आप समझ गए, क्योंकि 2 हैश फंक्शन है। अब आप कॉमन सेंस समझ पा रहे होगे कि अगर मैं कोई डबल हैशिंग की बजाय कोई ट्रिपल हैशिंग टेक्निक बना लूं अपनी, उसके अंदर कोई और फॉर्मूला वगैरह बनाता रहूंगा, कोई और मैं ट्रिपल हैशिंग भी बना सकता हूँ। तो ट्रिपल हैशिंग की अगर मैंने टेक्निक बना दी, उसमें 3 हैश फंक्शन हो जाएंगे। 3 हैश फंक्शन के लिए फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जो भी वो क्वेश्चन में आपको दे देगा कि आई मल्टीप्लाई बाय जैसे एच एफ वन है ना, एच एफ वन की प्लस में आई मल्टीप्लाइड बाय HF2 की, है ना, प्लस में आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय HF3 की।
ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ बना सकता हूँ, मॉड एम आगे कर दूंगा, वो जो भी होगा पेपर में आपको दे देगा। मतलब मोटी मोटी बात क्या है जी, 3 हैश फंक्शन हो गए, तो 3 हैश फंक्शन से वही बात उठेगी जी। तो वही बात है, कितनी प्रॉप सीक्वेंसेस आ जाएंगे आप बता दोगे, यहाँ से 0 से m-1, यहाँ पे भी 0 से m-1, यहाँ पे भी 0 से m-1, तो यहाँ पे भी m पॉसिबिलिटी। बट एक बार ये तीनों सेट हो गए तो उसके बाद फिर सारे 1 1 1 1 1 1 1 चलते रहेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉप सीक्वेंसेस 3 m पावर 3 आ जाएगा। तो अगर आपने से n हैश फंक्शन लिए, इफ यू हैव टेकन n हैश फंक्शंस, तो कितनी प्रॉप सीक्वेंसेस आ जाएंगी, जनरलाइज कर रहा हूं मैसेज को, जनरलाइज। अगर आपने n हैश फंक्शंस ले लिए तो कितनी प्रॉप सीक्वेंसेस बन के आएंगी जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे m पावर n। क्यों, क्योंकि वही बात आएगी जी, n हैश फंक्शन होंगे, पहले हैश फंक्शन के कारण hf1 के कारण यहाँ पे m पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएंगी, फिर hf2 के कारण यहाँ पे m पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएंगी, फिर hf3 के कारण यहाँ पे भी m पॉसिबिलिटी शुरू हो जाएंगी, एंड सो। ठीक है, तो ऐसे ही एच एफ एन के कारण यहाँ पे वही बात है, पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, बाकी जितने भी होंगे वो सब 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। और डन करो, शाबाश। चले जी, तो आप इस सब चीजों को अच्छे से जनरलाइज कर पा रहे हो। डबल हैशिंग में एम स्क्वायर आ रहा है, ट्रिपल हैशिंग में एम क्यूब आ जाएगा, है ना, और जनरलाइज करेंगे तो एम पावर एन आ जाएगा। बहुत थोड़े डीप के पॉइंट है मेरे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा डीप एनालिसिस चाहिए। एंड आई होप आप कर पा रहे होगे और आपको समझ में आ रहा होगा। दिक्कत आ रही है समझने में तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख करके आओ, तब आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे क्या बोला और क्या किया है। नोट डाउन करो, शाबाश, यहाँ तक कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, और फिर ये कर लो, और फिर फाइल ये कर लो। ठीक है जी, चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ता हूँ। कर लिया, ठीक है जी। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट टू की फॉलो द सेम प्रॉप सीक्वेंस इन लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग विल बी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टू की सेम प्रॉप सीक्वेंसेस को फॉलो करेंगी। तो की नंबर 1 जो होगी वो तो जो भी उसने प्रॉप सीक्वेंस फॉलो करने की वो करती रहेगी। अब की 2 के लिए कहता हूँ कि जो की 1 ने करी है वही की 2 यूज करे, तो उसकी क्या है जी, तो k1 हम क्या बोलेंगे, 0 से लेकर के m-1 तक कुछ भी, पहले लीनियर प्रॉबिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। k1 जो होगा 0 से लेकर m-1 तक कहीं से भी शुरुआत वो कर सकता है, मतलब पहली जगह पे, है ना, फर्स्ट प्लेस जो होगी उस पे 0 से लेकर m-1 तक कुछ भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। उसके आगे तो फिर वही बात है, सारा सेम चलना है। तो मतलब इसके पास m पॉसिबिलिटीज हैं, k1 के पास m पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी चूज कर सकता है। नाउ व्हाट अबाउट k2, क्योंकि इनको सेम प्रॉप सीक्वेंस फॉलो करनी है, k1 के पास m पॉसिबिलिटी है, वो कुछ भी चूज कर सकता है, k2 के पास तो अब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, कि उसको वही सीक्वेंस फॉलो करनी होगी जो k1 ने करी है। अल्टीमेटली कि क्या आंसर आ जाएगा जिसका, k2 के पास क्या है जी, आउट ऑफ m उसको सिर्फ एक चूज करनी है, तो 1/m। तो प्रोबेबिलिटी दैट टू की फॉलो द सेम प्रॉप सीक्वेंस विल बी 1/m। बोलो आराम से, मत पकड़ मैंने कैसे हमने बोल दिया, मेरे बच्चे बहुत आसान है, k1 के पास तो m पॉसिबिलिटी, किसी को भी पकड़ लेगा भाई वो, है ना। अब k2 की बात आएगी, k2 क्या पकड़ेगा, जो k1 ने पकड़ी वही k2 पकड़े, जो k1 ने पकड़ी वही k2 पकड़े। तो k1 ने सिर्फ एक पकड़ी होगी, ऑफ कोर्स की है तो वो तो कोई एक प्रॉप सीक्वेंस को फॉलो करना शुरू कर देगी, तो जिसको फॉलो किया k2 उसी को फॉलो करने के लिए जाए, तो फिर वही बात है 1 आउट ऑफ m, तो 1/m, वेरी वेरी इजी। सेम इज द केस विद क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के लिए भी मेरे बच्चे मैं यही बात बोलूंगा कि टोटल k1 के पास m पॉसिबिलिटी बन के आएंगी, किसी को भी वो चूज कर सकती है ना। अब k2 के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो इसने चूज करा वही उसको चूज करना पड़ेगा, तो अगेन 1/m। ठीक है, ओके जी। व्हाट अबाउट माय डबल हैशिंग, वीडियो को पॉज करो और आंसर करने की कोशिश करो। k1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, m स्क्वायर, क्योंकि अब m स्क्वायर प्रॉप सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, तो जो भी उसने चूज करी k2 को वही चूज करनी पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स 1/m स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स 2 की फॉलो द सेम प्रॉप सीक्वेंस, ये डबल हैशिंग में इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/m स्क्वायर है जी, बट क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में 1/m है और लीनियर प्रॉबिंग में 1/m ही है, तो इसलिए डबल हैशिंग थोड़ी ज्यादा बेटर है कि दो की सेम प्रॉप सीक्वेंस को फॉलो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो काफी कम है। अगर 10 की इसका एग्जांपल आप लेते हो, सपोज करो स्लॉट्स 10 है, तो 1/100 चांसेस है कि डबल हैशिंग हम यूज कर रहे हैं और दो कीज पकड़ी वो बिल्कुल सेम प्रॉप सीक्वेंसेस को फॉलो करती जाएंगी, 1/100। लेकिन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और लीनियर प्रॉबिंग में 1/10 है जी, ये थोड़ा सा है भाई, है ना। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, लीनियर प्रॉबिंग और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इसलिए बकवास है, डबल हैशिंग थोड़ी सी और ज्यादा बेटर है। अगर हमारे पास ट्रिपल हैशिंग होती तो हम क्या कहते हैं, k1 चूज करेगा, उसके लिए m क्यूब पॉसिबिलिटीज हैं, किसी को भी चूज करे, बट k2 जब आएगा तो वो उसी को चूज करे जो m क्यूब में से जिसने ये कोई भी एक पकड़ी होगी उसी को ये फॉलो करे, तो 1/m क्यूब आ जाएगा।
तो अगर आपने ट्रिपल हैशिंग यूज करी होगी तो फिर वही बात है, 1/1000 प्रोबेबिलिटी होगी कि दो की सेम प्रॉप सीक्वेंस को फॉलो करते चले। 1/1000 प्रोबेबिलिटी, वो काफी कम हो जाएगी एंड सो ऑन। बट हम ये चीज चाहते हैं कि जितने हो सके हैश फंक्शन को कम से कम रखना। ऐसे तो जितने मर्जी आप हैश फंक्शन फालतू के लगाते चले जाओगे, बट फिर वो बात है जी, वो इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन की फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, है ना। आप कॉमन सेंस से बात करो, मैंने बोल दिया था कि एन हैश फंक्शन आपने लगा दिए, तो एन हैश फंक्शन आपने लगा दिए, तो इंसर्ट करना है आपने, कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है या सर्च करना है, डिलीट करना है, तो मेरे बच्चों तो थीटा एन कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगी यार, क्योंकि एन हैश फंक्शन है, हर हैश फंक्शन कॉन्स्टेंट टाइम लगाएगा कैलकुलेशंस में, ऐसा तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो हम तो थीटा वन चाहते हैं ना, तो इसलिए हैश फंक्शन एन वगैरह नहीं करने होते भाई, 1 2 3 ऐसे कुछ ले लो, जैसा 2 3 रखो बस, उससे ऊपर नहीं कि तुम हजार हजार 10 10 हजार हैश फंक्शन लगा लोगे, उसको क्या फायदा हो जाएगा, फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे ही बहुत बढ़ जाएगी। मतलब अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता, दैट इज द बेसिक पॉइंट। आप समझ चुके हो, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता था कि ज्यादा से ज्यादा हैश फंक्शन लगाओ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने ज्यादा यार, फिर तो ज्यादा फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना, इंसर्शन की, सर्चिंग की, डिलीशन की एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सेम, तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, एक छोटा सा और सवाल पूछो आउट ऑफ द बॉक्स, मैं देखता हूँ आप आंसर कर पाते हो कि नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने थोड़ा अजीब तरीके से समझाया है, सीधा भी बोल सकते थे, सीधा वन बाय बोल देते हैं एंड सो ऑन, लेकिन नहीं, सीधा इसलिए नहीं बोला। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की 3 कीज है हमारे पास, 3 कीज फॉलो सेम प्रॉप सीक्वेंस। लीनियर प्रॉब्लम में इसका आंसर क्या करोगे? पहली की के लिए तो वही बात है जी, कोई भी चूज करके बैठ जाएगी आउट ऑफ एम। K2 को वही उनमें से एक चूज करनी पड़ेगी, और K3 को भी वही चूज करनी पड़ेगी। तो K1 M पॉसिबिलिटी में से कोई ले लेगा, K2 जो होगा वो उसी एक को जो इसने चूज करा वही चूज करेगा, और K3 भी वही चूज करेगा। तो इसलिए अब K2 और K3 दीज आर इंडिपेंडेंट ना, तो इसलिए इसका क्या आंसर निकलेगा जी, K2 के लिए 1/m प्रोबेबिलिटी कि वो K1 वाला फॉलो करेगा, K3 वाला के लिए भी वही m 1/m प्रोबेबिलिटी कि वो K1 वाले को ही फॉलो करेगा। तो इंडिपेंडेंट है इसलिए 1/m। अब इंडिपेंडेंट वगैरह सब चीजें मैंने बता रखी है, आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जाकर के देख सकते हो, जो मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वहां बताया था। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना ये, K2 K3 अलग अलग है, इनका कोई आपस में लेने देना है ही नहीं, तो सीधा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/m² इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 कीज जो है वो सेम प्रॉप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सिमिलरली फॉर क्वाड्रेटिक प्रॉप भी आप समझ पा रहे होगे, 1/m² आ जाएगा, और डबल हैशिंग के लिए मेरे बच्चे 1/m⁴ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि K1 के लिए m² पॉसिबिलिटी, K2 उन्हीं 1/m² में से कोई यूज करेगा, और K3 के लिए भी वही, और उन्हीं उन्हीं में से 1/m² में से यूज करना है। तो K2 और K3 दीज आर इंडिपेंडेंट, इनका कोई आपस में लेना देना है नहीं, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो इसलिए इसका आंसर निकलेगा जी 1/m⁴ एंड सो ऑन। बस इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा, नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नोट डाउन, ठीक है जी, आते हैं आगे। हाँ जी, तो विच सीआरटी कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक फाइंड एम्प्टी स्लॉट फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन वर्क कर रहा है? ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो, डबल हैशिंग एम्प्टी स्लॉट ढूंढने में सबसे ज्यादा फास्ट डबल हैशिंग काम करेगी। लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक के बाद एक के बाद एक तो महा बकवास है, स्लो है। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग वाली प्रॉब्लम आती है, फिर वो सेम सेम स्लॉट्स की चेकिंग करते हैं, लेकिन डबल हैशिंग बिल्कुल उनसे इंडिपेंडेंट चलती है। पहले हैश फंक्शन लगाया, नहीं लगा, तो फिर हैश फंक्शन 2 ने बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि कहाँ पे जा सकता है। थोड़ा सा आप इंट्यूशन से सोचोगे तो पता लग रहा होगा, फास्ट डबल हैशिंग करेगा। और डन करो, शाबाश, हो गया, ठीक है। ओके, परफेक्ट हैशिंग, बस एक टर्म बता रहा हूँ आपको, परफेक्ट हैशिंग थीटा वन टाइम में इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन के लिए एवरी केस, हर केस में थीटा वन टाइम में सॉल्व कर जाती है, ठीक है। मतलब वर्स्ट केस में भी थीटा वन है, बाकी सब ऑर्डर एम तक जा रही थी एंड सो ऑन, लेकिन ये थीटा वन पे जाती है। नाम बता रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं, परफेक्ट हैशिंग नाम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ आया नहीं है। हो गया, ठीक है जी, आइए आगे। ये मेरे बच्चे 2 थ्योरम्स हैं, आपकी कोरमन की किताब में दे रखे हैं। प्रूफ अगर आपको चाहिए तो कोरमन में प्रूफ दिया हुआ है इन थ्योरम्स का, प्रूफ इन कोरमन। और ये अगर आप चाहते हैं कि सर आप पढ़ाइए हमारे को, तो आई इसको क्या हो गया, अच्छा, तो बेटा मैं पढ़ा दूंगा, मैं कोई इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन अभी हमने एक्चुअली एक्सपेक्टेशन वगैरह पढ़ी नहीं है। प्रोबेबिलिटी में ये सब आता है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, उसके बाद मैं आपको इन सब चीज़ों का प्रूफ दे दूंगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा, आपको कुछ समझ आएगा नहीं, एक्सपेक्टेशंस कैसे निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो एंड सो ऑन, उसमें आप परेशान हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता जबरदस्ती मैथमेटिक्स में घुसना एंड सो ऑन। तो अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इनको याद कर लो, कई बार इन पे क्वेश्चन आए गेट में, तारे बना लो इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, PYQ है आपके, ठीक है। और प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको, जब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो कॉर्मन में से लेकर के आए, आप कॉर्मन की किताब में पढ़ सकते हो, ठीक है जी। पढ़ो जी, क्या लाइन कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रॉब्स इन अनसक्सेसफुल सर्च ऑफ ओपन एड्रेसिंग इज ये 1/अल्फा, याद रखना, अल्फा वही लोड फैक्टर है, ठीक है ना, लोड फैक्टर है। लोड फैक्टर क्या होता है, n/m, n इज द नंबर ऑफ कीज, m इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स, वो आपको पता होगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्लॉट्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रॉब्स इन सक्सेसफुल सर्च
of open addressing is 1 by alpha ln 1 by 1 minus alpha. ln is log to the base e, ये आपको पता ही होगा, ln is log to the base e. ये दोनों फॉर्मूले मेरे बच्चे प्लीज अपने माइंड में फिट करके रख लो, कई बार इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, प्रूफ मैं बार बार बता रहा हूँ, बाद में दूंगा, ठीक है। चलिए डेट्स इट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर चैनल एल्गोरिथम है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तो अब जो हमारा पेंडिंग बच रहा है एप्टीट्यूड वगैरह, उसको मैं अब रिज्यूम करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।